आज हम करेंगे क्लास 5th एनसीईआरटी की बुक रिमझिम का पार्ट पहले के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। इससे पहले वीडियो में हमने राख की रस्सी पाठ के विस्तार से देखा था। आज हम इसके बारे में करेंगे शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। राख की रस्सी की शॉर्ट में जो है स्टोरी मैं आपको पहले सुना देती हूँ जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है। तो लोनपो गार जो था वो तिब्बत का मंत्री था। तिब्बत का राजा था सोंगसेन, उसका मंत्री था। लोनपो गार बहुत ही चालाक और अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर था। उसके सामने किसी की भी नहीं चलती थी और उसकी ज़िंदगी थी जो बड़े आराम से चल रही थी। परंतु जैसे जैसे लोनपो गार का बेटा जो है बड़ा हो रहा था तो उसे चिंता सताने लगी थी। वो चिंता क्या थी कि उसका बेटा बहुत ही सीधा साधा था, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। तो अब लोनपो गार को ये चिंता थी कि मेरे बाद उसका क्या बनेगा। तो लोनपो गार सोचता है कि मैं उसे कुछ ना कुछ तो सिखाऊं जिससे वो अपनी आगे की ज़िंदगी जो है वो आसानी से काट सके। तो लोनपो गार क्या करता है, उसे 100 भेड़ें देकर शहर भेज देता है। जब वो 100 भेड़ें देकर उसको शहर में भेजता है तो वो उसे कहता है कि ना तो तुम्हें इसे मारना है और ना ही इसको बेचना है। तुम्हें इन भेड़ों को क्या करना है, वापस लेकर आना है और साथ में क्या लेके आने हैं, जो के 100 बोरे साथ में लेके आने हैं। तो लोनपो गार का बेटा जो है वो शहर चला जाता है। अब वो चिंतित होता है कि भेड़ों को भी वापस लेके जाना है और जो के 100 बोरे भी वापस लेके जाने हैं, तो ऐसा कैसे होगा। तो वो सड़क के किनारे बैठ जाता है सोचने के लिए। तो इतने में उसके सामने एक लड़की आती है। तो वो लड़की पूछती है कि तुम इतने परेशान क्यों। तो लोनपो गार का बेटा जो है वो उसे सारी बात कह देता है। तो वो लड़की उसको कहती है कि तुम इतने परेशान मत हो, तुम इन भेड़ों के जो बाल हैं वो उतार के बाजार में बेच दो, उससे जो पैसे आएंगे उससे तुम जो के 100 बोरे खरीद लेना। तो लोनपो गार का बेटा भी ऐसे ही करता है और जो के 100 बोरे लेके वापस अपने पिता के पास जाता है। परंतु लोनपो गार जो था अपने बेटे से खुश नहीं होता। तो लोनपो गार क्या करता है, अगले दिन दोबारा सुबह उसे अपने पास बुलाता है अपने बेटे को और उसे दोबारा यही बात कहता है कि तुम शहर जाओ इन 100 भेड़ों को लेकर के और वापस आते इन भेड़ों को भी लेके आना और साथ में जो कि 100 बोरे भी लेके आना। तो अब लोनपो गार का बेटा फिर परेशान हो जाता है और वहीं सड़क के किनारे बैठ जाता है। अब भी उसको विश्वास था कि वो लड़की आएगी और होता भी क्या है, वो लड़की वहाँ पर उसके सामने आ जाती है। तो वो लड़की को अपनी सारी परेशानी कहता है। तो जब वो लड़की को अपनी सारी परेशानी बताता है तो वो लड़की कहती है कि तुम इन भेड़ों के सींग काटो और उन्हें बेच दो, उससे जो पैसे मिलेंगे तुम जो के 100 बोरे जो है वो खरीद लेना। तो लोनपो गार का बेटा ऐसा ही करता है और जो के 100 बोरे लेकर अपने पिता के पास चला जाता है। तो लोनपो गार सोचता है कि ये इसका काम तो नहीं है, ये किसी और का काम है जो इसे बता देता है कि ऐसा करने से तुम जो के 100 बोरे ले सकते हो। तो लोनपो गार जो है को पता लगता है कि एक लड़की है जो इसकी मदद कर रही है। तो वो अपने बेटे से कहते हैं लोनपो गार कि उस लड़की को मेरा एक संदेश देना कि वो हमें 9 हाथ लंबी रस्सी बना करके दे राख की। लोनपो गार अपने बेटे से क्या कहता है कि आप उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी रस्सी जो है वो बना के दे राख की। तो लोनपो गार का बेटा ये संदेश लेके उनके पास चला जाता है। तो जब संदेश लेके जाता है तो लोनपो गार का बेटा जब उसे ये संदेश बताता है तो वो लड़की उसे कहती है कि मैं रस्सी तो बता दूंगी परंतु तुम्हारे पिताजी को इस रस्सी को अपने गले में पहनना पड़ेगा। तो वो क्या, लोनपो गार सोचता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि राख की रस्सी बन जाए। तो वो उसकी शर्त को मान लेता है। तो उसके बाद लड़की क्या करती है, एक पत्थर की सील लेती है जो कि बहुत लंबी होती है, उसके ऊपर एक रस्सी रख देती है और उस रस्सी को जला देती है। रस्सी तो जल जाती है और उसकी राख बच जाती है और वो लड़की पत्थर की सील को वैसे की वैसे उठाकर लोनपो गार के पास ले जाती है। जब वो लड़की उस रस्सी को
राख की रस्सी को लोनपोगार के सामने लेके आती है तो उसकी चालाकी जो है वो धरी रह जाती है लोनपोगार की, और वो लोनपोगार अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव उस लड़की के सामने रख देता है और उन दोनों की धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। अब हम करेंगे राख की रस्सी पाठ के शब्द अर्थ। राख की रस्सी पाठ के शब्द अर्थ में क्या है? सबसे पहला है हमारे पास हाजिर जवाबी। लोनपोगार जो था वो बहुत हाजिर जवाबी था ना, तो हाजिर जवाबी का क्या मतलब होता है? किसी बात का उत्तर तुरंत देने वाला, कि किसी ने आपको कोई बात कही और उसका उत्तर आपने तुरंत दे दिया। दूसरा है मशहूर, प्रसिद्ध, भोला, सीधा साधा। होशियारी, चालाकी, जो गेहूं की तरह का खाद्यान्न होता है, कि जिस प्रकार से गेहूं के दाने होते हैं उसी प्रकार से जौ के भी दाने होते हैं, जो कि आटा बनाने के काम आता है और उसे खाने के लिए रोटी बनाई जाती है। अगला है रवाना। रवाना क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए चल पड़ना। हल, किसी समस्या को सुलझाना, कि कोई समस्या हो जब हम उसका सोल्यूशन निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? हम हल। हाल, दशा, आप बीती, अपने आप पर होने वाली घटना। यकीन, भरोसा, विजयी भाव, जीत की भावना, संदेश, समाचार। सील, पत्थर का बड़ा लंबा टुकड़ा। सील क्या होती है? पत्थर का बड़ा सा लंबा टुकड़ा होता है जिस पर चटनी वगैरह भी पीसी जाती है। आगे है प्रस्ताव, अपनी बात किसी के सामने रखना। और लास्ट इसका शब्द अर्थ है धरी की धरी रह जाना, वैसे का वैसे ही रह जाना। ये तो थे राख की रस्सी के शब्द अर्थ। जैसा कि आपकी बुक में पहला प्रश्न क्या है? तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। उसमें क पाठ है, तुम्हारे विचार से वे किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे, कि लोनपोगार जो था वो किन बातों को सोचकर जो है वो परेशान रहता था। तो क्या आएगा इसका आंसर? तिब्बत के मंत्री का बेटा बहुत सीधा साधा व भोला था, उसे होशियारी छूकर भी नहीं गई थी, इसीलिए वह परेशान रहते थे कि मेरे बाद इसका क्या होगा। तिब्बत का जो मंत्री था उसका बेटा क्या था? बहुत सीधा साधा था, होशियारी उसमें बिल्कुल भी नहीं थी, इसीलिए जो लोनपोगार था तिब्बत का मंत्री वो परेशान रहता था कि मेरे बाद इस लड़के का क्या होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है इसका ख भाग, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती, कि अगर तुम तिब्बत के मंत्री की जगह पर होते तो तुम क्या उपाय करती इसके लिए। यदि मैं उनकी जगह होती तो बेटे को बहुत प्यार व समझदारी से समझाती और समझदारी से काम करने के लिए प्रेरित करती, कि मैं अपने बेटे को बहुत ही प्यार से समझाती और समझदारी से समझाती कि वो समझदारी से काम करे, इसके लिए मैं उसे प्रेरित करती। उसके बाद है शहर की तरफ के प्रश्न आ जाते हैं। पहला प्रश्न है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार ने अपने बेटे को शहर के लिए रवाना किया था ना 100 भेड़ें दे करके, तो उसके बारे में प्रश्न है। पहला प्रश्न है हमारा, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा, कि मंत्री ने लोनपोगार ने अपने बेटे को शहर में क्यों भेजा था उसने अपने बेटे को शहर में? कारोबारी और दुनियादारी की समझ विकसित करने के लिए मंत्री ने अपने बेटे को शहर में भेजा था, क्योंकि लोनपोगार चाहता था कि उसका बेटा शहर में जाकर के दुनियादारी के बारे में सीखे कि किस प्रकार से कारोबार किया जाता है, किस प्रकार से धन कमाया जा सकता है, ताकि उस धन से वो अपना जीवन यापन कर सके। इसीलिए लोनपोगार ने जो था वो अपने बेटे को शहर भेजा था, तो यही सिखाने के लिए कि कारोबार कैसे करना है और दुनियादारी की समझ को विकसित करने के लिए लोनपोगार ने अपने बेटे को शहर में
भेजा था। उसके बाद दूसरा प्रश्न आ जाता है इसका, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा, कि लोनपोगार ने अपने बेटे को शहर में ही क्यों भेजा था, कहीं और क्यों नहीं भेजा। इसका उत्तर है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर में ही इसलिए भेजा ताकि वहाँ की समझदारी, चालाकी, काम करने का तरीका उसके बेटे की समझदारी और चालाकी को विकसित कर सके। क्यों भेजा था? क्योंकि माना जाता है कि शहर के लोग जो होते हैं, वहाँ का काम करने का जो उनका तरीका होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। बहुत समझदारी से शहर के लोग जो हैं वो काम करते हैं। इसीलिए लोनपोगार ने अपने बेटे को शहर में ही भेजने का फैसला लिया था कि उसे शहर में ही भेजा जाए और वो वहाँ की समझदारी और चालाकी को सीख सके और समझ सके। उससे अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं। क्यों? एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात भी करनी है आपको और उनसे पूछना है कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ी थी। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें क्या बन रहा है कि तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे। तो सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे कि मेरे घर के बड़े लोग पहले गांव में रहते थे। काम की तलाश के कारण उन्हें गांव छोड़ना पड़ा था। ठीक है, इस निर्णय से वे खुश नहीं थे क्योंकि शहरों के अंदर बहुत क्या होता है, शोर होता है और उन्हें शांति पसंद थी। गांव के जो रहने वाले लोग होते हैं उन्हें शांति पसंद होती है, परंतु शहरों में क्या होता है, बहुत शोर होता है। यातायात के साधन चलते हैं, फैक्ट्रियां चलती हैं, लोग बहुत होते हैं शहरों में, इसीलिए वहाँ पे क्या है, हर तरफ चहल पहल ही दिखती है, शोर शराबा ही दिखता है। तो जो मेरे घर के गांव के लोग थे, जो बड़े लोग थे, वो शहर में आ तो गए थे काम की तलाश में, परंतु उन्हें शहर के अंदर रहना बहुत ही मुश्किल लगता था क्योंकि वहाँ पे बहुत शोर होता था, परंतु उन्हें क्या पसंद था, शांति पसंद थी। मेरे पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने पति की नौकरी छोड़ने के कारण पुरानी जगह छोड़ दी थी। मेरे पड़ोस में जो औरत रहती है उसके पति जो थे पहले कहीं और काम करते थे, परंतु जब उनके पति का तबादला हो गया, ट्रांसफर होगी, तो वो स्थान को छोड़ करके यहाँ आ गए थे। वहीं मेरे पड़ोस में रहने वाले एक बच्चे ने पुरानी जगह अपने माँ बाप के साथ दूसरी जगह जाने के कारण छोड़ दी थी। तो क्या है, इस क्वेश्चन में क्या बताया कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्यों चले जाते हैं, हमारी कई मजबूरियां होती हैं, काम की तलाश में चले जाते हैं, किसी के माता पिता काम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसी कारण से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। तो अब है दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, ये तो थे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट कर लिए, कै, ख और ग कर लिया है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। जो एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी इसको खाया जाता है। आपने अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों का नाम पता करना। आपने अपने घर पर, अपने स्कूल में, अपने मित्रों से, अपने अध्यापकों से बात करके पता करना है कि और कौन कौन से अनाज होते हैं जौ के अलावा और कौन कौन से अनाज हैं जो खाए जाते हैं। जैसे बाजरे की आटा बना करके उसकी रोटी बनाई जाती है, चना, मक्का, सोयाबीन और गेहूं जो है इसका हम रोटी बना के खाते हैं, आटा बना के और रोटी बना के उसकी खाते हैं। ठीक है, वह हमारा थर्ड प्रश्न, इसको देखिए ध्यान से। गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम है, इसीलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। तो हमने नीचे संज्ञाएं दी गई हैं,
इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। जैसे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे ले, तांबा, धातु, खिचड़ी। हमें क्या करना है, इनकी संज्ञा बतानी है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर जातिवाचक संज्ञा है। सबसे पहले संज्ञा होती क्या है हमें पता होना चाहिए। यदि हमें पता होगा तभी उसके भेदों के बारे में पता होगा, फिर ही हमें ध्यान से पता चल पाएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी और जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो सबसे पहले क्या है, संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। उसके बाद इसके प्रकार आ जाते हैं 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसमें हमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के बारे में पूछे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसमें हम किसी खास व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं। जिससे किसी का नाम हो गया राम, श्याम, कोई स्थान हो गया जैसे दिल्ली, सिरसा, किसी भी खास वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो वो किस में आती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। और जातिवाचक संज्ञा जिससे हमें पूरी जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जिसे हमने ये कहा कि रिमझिम, आज जैसे आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है रिमझिम, तो उससे हमें पता चल रहा है कि बुक का नाम क्या है, हमें कौन सी बुक लेनी है, रिमझिम की ही बुक लेनी है। तो ये कौन सी हुई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पाठ्य पुस्तक लाओ, तो ये पाठ्य पुस्तक कौन सी पाठ्य पुस्तक लानी है, हम उसका वर्गीकरण नहीं कर पा रहे हैं ना कि कौन सी लानी, कोई भी हो सकती है, इंग्लिश की भी हो सकती है, मैथ्स की भी हो सकती है। तो ये होती है जातिवाचक संज्ञा, जिसका हम आगे वर्णन कर सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक कौन सी है, इंग्लिश की है, मैथ्स की है, तो आगे वर्गीकरण हो गया ना। तो ये हुई जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं कहूँ कि आप रिमझिम की पाठ्य पुस्तक लेके आए तो आपको कन्फर्म है ना कि रिमझिम ही लेके आनी है, तो वो कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें क्या है, हमें कुछ वर्ड दिए हुए थे, जैसे ले कौन सी है, स्थान का नाम है, तो ये किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तांबा क्या है, एक धातु का नाम है। अगर इसकी जगह जैसे नीचे दिया हुआ है धातु लिखा होता है तो हम जातिवाचक, धातु कोई भी हो सकती है, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कुछ भी हो सकता है, तो इसका वर्गीकरण किया जा सकता है धातु का, तो ये है जातिवाचक संज्ञा। तांबा क्या है, खास धातु का नाम है, तो ये किस में आएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। खिचड़ी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। शेरवानी ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। शहर, अब शहर का हम वर्गीकरण कर सकते हैं ना कि कौन से शहर में जाना है, दिल्ली में जाना है, सिरसा में जाना है, चंडीगढ़ जाना है, जयपुर जाना है, ठीक है, तो ये किस में आएगी, जातिवाचक संज्ञा में। अगर मैं दिल्ली शहर की बात कर रही हूँ तो वो किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में। उसके बाद है भोजन किस में आएगा, जातिवाचक संज्ञा। भोजन कुछ भी हो सकता है खाने में, रोटी दाल भी हो सकती है, चावल भी हो सकता है, खिचड़ी भी हो सकती है। अगर इनके नाम आए दाल चावल तो वो किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, परंतु जो भोजन है वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। उसके बाद है वेशभूषा, ये किस में आएगा, जातिवाचक संज्ञा में। अगला इसका ख पाठ है, उसमें क्या पूछा है हमें, ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखनी है कि जो जो जातिवाचक संज्ञाएं दी हुई हैं उनके बारे में हमने आगे क्या लिखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो है वो कौन कौन सी हो सकती है। जैसे इसमें धातु दिया हुआ है तो धातु की व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कौन सी बनेगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ना, तो धातु का तो वर्गीकरण किया जा सकता है, जो वर्गीकरण हो सकता है, जैसे सोना, अगर मैंने कहा सोना, चांदी या फिर तांबा, तो ये किस में आ जाएंगी, व्यक्तिवाचक में आएंगी। उसके बाद है भोजन, जातिवाचक है। रोटी, दाल और चावल ये प्रकार हो गए ना, नाम है रोटी, चावल, दाल, ये किस में आएंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। उसके बाद है शहर की व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बनेगी, जयपुर, फतेहाबाद और सिरसा। उसके बाद है वेशभूषा की व्यक्तिवाचक संज्ञा बनेगी साड़ी, पजामा और कमीज। ये तो थे कि जातिवाचक संज्ञा को हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे कन्वर्ट करना है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, मंत्री ने अपने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया।
मंत्री ने अपने बेटे से कहा था ना ये। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताएं। तो क्या शायद सच में मंत्री को यह बात पसंद नहीं आई थी? तो क्या है इसका उत्तर? मंत्री को अपने बेटे का काम पसंद आया था, लेकिन जब उन्हें पता चल गया था कि उसने जो ये कार्य किया है किसी लड़की की मदद से किया है, तो इसी कारण उन्होंने अपने बेटे को काम को नापसंद कर दिया था। क्योंकि मंत्री को पता चल गया था कि उसकी सहायता किसने की है, एक लड़की ने की है, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे के काम को नापसंद कर दिया था। क्योंकि वो चाहते थे कि उसका बेटा जो है वो अपने दिमाग से सोच करके उस काम को करे, ताकि वो भी कुछ ना कुछ सीख पाए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीजें खरीदी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना करो। अब बताओ, भेड़ों के बालों से क्या बनता है? ऊन बनती है। उन ऊन से क्या बनते हैं? वस्त्र बनाए जाते हैं, जो कि हम सर्दियों में पहनते हैं। उन्होंने भेड़ों के बालों की ऊन से वस्त्र और भेड़ों के सींगों से क्या बनाया होगा? सजावट का सामान बनाया होगा। उससे अगला प्रश्न है हमारा कि नीचे कहानी में कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकते हो, ये हमने बताना है। तो पहला वाक्य हमारा क्या है कि हमारा इसमें चैन से जिंदगी चल रही थी। इसे हम और किस तरीके से कह सकते हैं? जिंदगी आराम से कट रही थी। उसके बाद है दूसरा, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इसका दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? मैं इसका उपाय बता देती हूँ। तीसरा है, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। तो इसका क्या बनेगा? उनकी अपनी चालाकी किसी काम नहीं आई। अब अगला क्वेश्चन है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेकंड क्वेश्चन है, लोनपुगार का बेटा होशियार नहीं था। पहला प्रश्न है इसका क्या भाग, होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? किस आधार पर तू किसी को चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करनी है। हमें क्या करना है? होशियार और चालाक में फर्क दिखाना है, बताना है, और भोला और बुद्धू में फर्क बताना है कि भोला कैसा होता है और बुद्धू किसको कहते हैं। तो सबसे पहले होशियारी का अर्थ क्या होता है? समझदार। जो व्यक्ति समझदार है उसे हम क्या कहते हैं? होशियार। होशियार व्यक्ति हर काम होश से करता है, ठीक है। जबकि चालाक का अर्थ क्या होता है? चतुर। चालाक व्यक्ति चालाकी से अपना काम निकालता है, उसके लिए वह हर युक्ति अपना सकता है, फिर चाहे वो युक्ति अच्छी हो या फिर बुरी, ठीक है। उसे तो कहेंगे हम चालाक। परंतु होशियारी में क्या होता है? वो अपनी समझदारी से काम लेता है और वो सिर्फ अच्छी युक्ति से ही किसी कार्य को करता है। वो ये नहीं देखता कि इस कार्य से बुरा हो जाएगा किसी का, तो वो उस कार्य को नहीं करता, ठीक है। परंतु जो सीधा साधा होता है उसे हम क्या कह देते हैं? भोला। भोला व्यक्ति चालाक नहीं होता। जबकि बुद्धू का अर्थ क्या होता है? बेवकूफ। उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता, जिसे कुछ भी नहीं आता तो उसे हम क्या कह देते हैं? वो तो बुद्धू है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? बुद्धू। अगला प्रश्न है हमारा लास्ट, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान? क्यों? कि जो लोनपुगार के बेटे की मदद कर रही थी वो लड़की, उसको हम क्या कहेंगे कि वो बुद्धिमानी थी या फिर समझदार थी? उसके बारे में हम क्या कहेंगे? तो लड़की को हम समझदार तथा बुद्धिमान दोनों ही कहेंगे। लड़की ने लड़के की सहायता करने से पहले उसकी हर बात समझदारी से सुनी थी। उसके बाद बड़ी बुद्धिमानी से उस समस्या का बिल्कुल उचित हल उसको निकाल के दिया था। पहले तो उसने उसकी बात सुनी और फिर समझ करके उसने उसकी समस्या का जो है वो हल निकाला था। तो आज हमने किए राग की रस्सी के पाठ के शब्द और उसकी पाठ्य पुस्तक में जितने भी प्रश्न उत्तर थे वो आज हमने किए हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्न जो है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी इसमें
प्रॉब्लम्स होती है, कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपकी उस समस्या का हल निकाल सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।